गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में हम अपना जो पहला पेपर है उसको पढ़ेंगे बच्चों। अभी तक हम अपना सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे थे। उसमें लगभग हमने एक यूनिट पढ़ लिया है और इस पहले पेपर वेस्टर्न थिंकर्स में हमने पूर्व में शुरुआत में ही एक थिंकर प्लेटो को भी पढ़ लिया है। तो आज हम इस पहले पेपर की वेस्टर्न थिंकर्स के दूसरे थिंकर अरस्तू पर बात करेंगे, उसको पढ़ने जा रहे हैं। अरस्तू के जितने भी प्रिंसिपल्स थे या कहूँ जितने भी विचार थे, चाहे वो राज्य पे हो, चाहे वो नागरिकता पे हो, चाहे वो क्रांति पर हो, चाहे वो संविधानों के वर्गीकरण से संबंधित हो, उनको पढ़ने से पूर्व बच्चों मैं इस क्लास में आपको थोड़ा सा अरस्तू का जीवन परिचय देना चाहूँगी, जिससे कि आपको भी आइडिया हो जाए कि अरस्तू पहला दार्शनिक, पहला राजवैज्ञानिक या दार्शनिक वैज्ञानिक कैसे बना। तो बच्चों, अरस्तू का जन्म मकदूनिया के तट पर एक स्टैगिरा नामक एक जगह थी। मकदूनिया वही जगह है बच्चों जहाँ जो सिकंदर महान है वहाँ से ही था। वहीं पर अरस्तू का जन्म हुआ। उसके पिताजी वहाँ पर डॉक्टर थे और ऐसे में उसका अरस्तू का जीवन बहुत ही संपन्नता में और बहुत ही शाही तरीके से गुजरा। 17 वर्ष की आयु में वह उस एथेंस में जाता है जहाँ पर प्लेटो ने अपनी जो अकादमी है, पूर्व में जब हमने प्लेटो पढ़ा था बच्चों, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्लेटो ने एक अकादमी खोल रखी है, जिसके बाहर एक फेमस कोटेशन उसने लगा रखा था कि जिसको गणित का ज्ञान नहीं है वो इस अकादमी में प्रवेश का अधिकारी नहीं है। इसी अकादमी में 17 वर्ष की आयु में अरस्तू प्लेटो की उस दार्शनिक अंदाज से प्रभावित होकर वहाँ पढ़ने जाता है। और बच्चों, जब तक प्लेटो की मृत्यु नहीं हुई तब तक वह एथेंस में उस अकादमी से जुड़ा रहा। पूर्व में उसने वहाँ पर पढ़ाई की और उसके बाद वह प्लेटो का प्रिय शिष्य भी बन गया। उसकी योग्यता से प्लेटो बहुत ही प्रभावित हुआ, इतना कि वह उसको अकादमी का मस्तिष्क कहने लगा, उसकी अपनी अकादमी का मस्तिष्क बताने लगा। अरस्तू की कुशलता और योग्यता के कारण प्लेटो उसको। फिर प्लेटो की मृत्यु हो जाती है तो अरस्तू एशिया माइनर आ जाता है। वहाँ पर वह अतार्नियस का जो एक राजा है हर्मीज, उसके कहने से आता है। इस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह भी किया है अरस्तू के साथ और यहाँ पर वह पहली बार जो निरंकुशवाद है, शासन व्यवस्था में निरंकुशता है, उसको देखता है, जिसका उल्लेख उसने अपनी पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में भी किया है। साथ ही यहाँ पर रहकर वह जो व्यवहारिक राजनीति है या जो राजतंत्र में जो क्रियात्मक अनुभव है और अर्थशास्त्र का अनुभव है, वह सब अरस्तू यहाँ पर राजा अर्तानियस के दरबार में अनुभव करता है, या आप कह सकते हो प्रैक्टिकली वह यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखता है। इसके बाद पुनः प्लेटो मकदूनिया चला जाता है, अपने जन्म स्थान, क्योंकि मकदूनिया का शासक फिलिप, जो उनका बेटा था सिकंदर, उसकी पढ़ाई के लिए उसको वहाँ पर बुला लेता है। और यहाँ पर अरस्तू सिकंदर का गुरु बनकर
उसको पढ़ाने लग जाता है। और जब सिकंदर बड़ा होने के बाद विश्व विजय के लिए निकल जाता है तो अरस्तु पुनः एथेंस, प्लेटो के एथेंस लौट आता है और वहाँ पर अपना एक शिक्षालय या एक विद्यालय खोलता है जिसका नाम रखता है वह लीसियम। बच्चों, इस पर आपका परीक्षा में प्रश्न भी आता है, लीसियम। तो लीसियम है अरस्तु द्वारा खोला गया निजी शिक्षालय, जहाँ पर वह विभिन्न विषयों के साथ साथ अपने विचारों का भी पढ़ाई करवाता है यहाँ के विद्यार्थियों को। लगभग 12 वर्ष तक वह इसका प्रधान भी रहता है, परंतु जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो मकदूनिया में अरस्तु के विरुद्ध माहौल तैयार हो जाता है। उसको भी धर्म के प्रति अविश्वास फैलाने वाला बताकर वहाँ का विरोधी दल उसके पीछे पड़ जाता है। ऐसे में अरस्तु को वहाँ से भागना पड़ता है और भागते हुए अरस्तु का यह कहना कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा, यह सिद्ध करता है बच्चों कि अब एथेंस में वापस सुकरात वाली स्थितियां पैदा हो गई थी। और इसके बाद 62 ईयर्स में अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। अब यदि बात करें अरस्तु की अध्ययन पद्धतियों की बच्चों, इस पर भी आपके परीक्षा में सवाल आते हैं कि अरस्तु की अध्ययन पद्धतियाँ लिखिए। तो अरस्तु ने प्लेटो से बिल्कुल विपरीत, हालांकि वो प्लेटो का शिष्य था, परंतु उसके बिल्कुल विपरीत जो उसकी अध्ययन पद्धतियाँ हैं उसमें पर्यवेक्षण और ऐतिहासिक अध्ययन को अधिक स्थान दिया गया था। और यही वजह है कि उसका अध्ययन वैज्ञानिक माना गया, क्योंकि वह पर्यवेक्षण के आधार पर, तथ्यों के आधार पर किया गया अध्ययन था बच्चों। तो यदि अरस्तु की अध्ययन पद्धतियों के बारे में हम बात करें तो उसकी अध्ययन पद्धतियाँ आनुभविक और आगमनात्मक हैं। पहले तथ्यों का संग्रह करो और उसके आधार पर सिद्धांत का निर्माण करो। अब आते हैं हम अरस्तु की प्रमुख रचनाओं पर कि अरस्तु ने जो अपने ये जितने भी विचार रखे थे वह कौन सी पुस्तकों में रखे थे, या आप कह सकते हो कौन सी रचनाओं में रखे थे। इस पर भी बच्चों आपकी परीक्षा में सवाल बनता है और आता रहता है। तो ध्यान से सुने कि अरस्तु की जो मुख्य 2 पुस्तकें थी वह थी, एक तो पॉलिटिक्स, जिसको कि राजनीति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ या रचना कहते हैं। बार्कर ने कहा है इसको, पॉलिटिक्स को राजनीति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। यह 8 भागों में विभाजित है, यानी पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु ने 8 भागों में लिखी है। इसके 8 वॉल्यूम्स हैं। और दूसरी जो किताब है अरस्तु की वह है एथेंस का संविधान। तो इस प्रकार से बच्चों ये 2 मुख्य पुस्तकें अरस्तु द्वारा लिखी गई हैं, जो कि राजनीति विज्ञान के इतिहास में अपना अहम स्थान रखती हैं। वैसे अरस्तु ने प्राणीशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषण कला, काव्य लेखन आदि सभी विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं, जिनकी कहते हैं कि लगभग 400 में संख्या है। इन सभी अलग अलग विषयों पर कहते हैं अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकें लिखी हैं। परंतु यदि मुख्य पुस्तकों की बात करें बच्चों, या मुख्य पुस्तकों का नाम लेना हो हमें, तो वह है पॉलिटिक्स और एथेंस का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की कक्षा में बच्चों हमने अरस्तु का जो जीवन परिचय है, उसकी अध्ययन पद्धतियाँ हैं और उसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ा है। अब आगे की कक्षाओं में हम अरस्तु के जो विभिन्न
विषयों पर जो उसके विचार हैं उनको पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों।